हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम और प्राकृतिक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का विषय क्षेत्र एंड प्राकृतिक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे तुलना क्यों, कि हमें कंपेयर क्यों करना चाहिए, कंपेयर करने की क्या ज़रूरत है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। इसकी फर्स्ट वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसे देखने पहले फर्स्ट, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नाउ स्टार्ट। तुलना क्यों? दो या दो से अधिक चीज़ों की तुलना करना मानव व्यवहार का एक स्वाभाविक गुण है। दो या दो से अधिक चीज़ों की तुलना करना मानव व्यवहार का एक स्वाभाविक गुण है। चाहे वे विद्यार्थी स्कूल के विषयों का चुनाव करें या कपड़ों का चुनाव करें या अन्य चीज़ों को खरीदते समय हम तुलना करते हैं। और राजनीतिक तो एक महत्वपूर्ण और हमेशा विकसित होने वाला क्षेत्र है जिसे विभिन्न घटकों की तुलना करने, अलग करने और आकलन करने की आवश्यकता होती है। चाहे वो अब विद्यार्थी हैं, वो स्कूल में सब्जेक्ट चुनते हैं या कोई सामान हम खरीदने जाते हैं उसमें चयन करते हैं कि हमें ये खरीदना, ये कंपेयर करना हम मानव व्यवहार का एक स्वाभाविक गुण है। और राजनीतिक तो एक महत्वपूर्ण है ही, उसमें तो हमेशा ही विकसित होता ही है कि उसमें कंपेयर किया ही जाता है। विभिन्न घटनाओं की तुलना करना, उसको और उनको अलग करना और उनका आकलन करना एक बहुत ही आवश्यक होता है। टॉड लैंडमैन ने तुलना की 4 पद्धतियों को पहचाना। टॉड लैंडमैन ने कितनी तुलना की 4 पद्धतियों को पहचाना। फर्स्ट इज संदर्भात्मक, सेकेंड इज विवरणात्मक, थर्ड इज परिकल्पनात्मक परीक्षण और फोर्थ इज पूर्वानुमान। फर्स्ट इज संदर्भात्मक विवरण। यह राजनीति वैज्ञानिकों को यह जानने की अनुमति देता है, यह राजनीतिक में वैज्ञानिकों को यह जानने की अनुमति देता है कि अन्य देश किस तरह हैं, कि अन्य देश किस प्रकार के हैं। यह तुलना राजनीति का प्राथमिक उद्देश्य रहा है, और यह तुलना, यह कंपेयर करना राजनीति का प्राथमिक उद्देश्य रहा है। फर्स्ट प्रायोरिटी रहा है कि अन्य देश कि तुलनात्मक राजनीति का प्राथमिक उद्देश्य रहा है कि अन्य देश किस तरह के हैं, कि किसी एक देश की या देशों के समूह की राजनीतिक घटनाओं का वर्णन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, और किसी देश की या देशों के समूह की राजनीतिक घटनाओं का वर्णन करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। यह तरीका महत्वपूर्ण है। यह तरीका क्या है? यह तरीका इम्पोर्टेंस भी है, क्योंकि यह एक बाहरी परिप्रेक्ष्य को व्यवस्था के बारे में समझ प्रदान करता है, क्योंकि ये बाहरी परिप्रेक्ष्य की व्यवस्था को समझने में सहायता प्रदान करता है, जिसकी समझ उसे बिल्कुल ना हो, और जिसकी हमें समझ बिल्कुल ना हो उसके बारे में समझने की ये नॉलेज देता है। यह पहलू पहली परंपरा के करीब है। यह पहलू क्या है? पहली परंपरा के करीब है, और एक राजनीतिक प्रणाली के बारे में विस्तारित जानकारी तुलनावादियों को प्रदान करता है, और विस्तारित जानकारी उनको तुलनावादियों को प्रदान करता है। जबकि कुछ आलोचनावादी कहते हैं कि एकल देश के अध्ययनों को सही रूप से तुलना नहीं समझा जा सकता। और जबकि आलोचनावादी क्या कहते हैं कि जो एकल देश है उसके अध्ययनों की सही रूप से उनको कंपैरेटिव नहीं समझा जा सकता। किसी विशेष देश या देशों के समूह का अध्ययन करने के लाभ हैं, और किसी विशेष देश के या देशों के समूह का अध्ययन करने, उन पर स्टडी करने के तो प्रॉफिट है, बट एकल देश के अध्ययनों को सही तुलनात्मक उनको नहीं समझा जाता। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक प्रणाली का विस्तारित विश्लेषण हमें संसदीय प्रणाली के लाभों और सीमाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। और हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक प्रणाली है उसकी विस्तारित विश्लेषण हमें संसदीय प्रणाली के, उसके लाभों, उसके प्रॉफिट और उसकी जो लिमिटेशन है, डिमेरिट्स के, उसके बारे में जानकारी प्रदान करती है। यह हमें ऐसे मामलों का आकलन करने में मदद कर सकता है जहां समान या विपरीत प्रणाली मौजूद हो। यह हमें किन आकलन करने में मदद कर सकता है जहां समान या विपरीत, यानी कि समान हो स्थिति हो या पॉजिटिव हो, अपोजिट प्रणालियां मौजूद हो। सेकेंड इज वर्गीकरण। इसका तात्पर्य है कि जानकारी को सरल और व्यवस्थित करना ताकि इसे आसानी से देखा जा सके और वर्गीकृत किया जा सके। और इसका अर्थ क्या है कि जानकारी को सरल इजी वे में हम जानकारी को सरल और व्यवस्थित करना, उसको इजी बनाना, उसको व्यवस्थित करना, इसे आसानी से देखा जा सके, जिससे कि उसको आसानी से देखा जा सके और उसे आसानी से डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकते, वर्गीकृत भी किया जा सकते हैं।
वर्गीकरण इन श्रेणियों के समूह की अनुमति देता है और वर्गीकरण इन श्रेणियों के समूह को अनुमति देता है जो समान नहीं है, जो कि समान नहीं है उनको ये अनुमति देता है, लेकिन समान स्तर की हैं, लेकिन जो है वो समान स्तर की हैं बट समान नहीं है। उदाहरण के लिए माने कि कई देशों में संसदीय प्रणाली है, उदाहरण के लिए मान सकते हैं कई देशों में संसदीय प्रणाली है जबकि दूसरे देशों में राष्ट्रपति प्रणाली है। कई देशों में तो संसदीय प्रणाली है बट कुछ देशों में क्या है कि राष्ट्रपति प्रणाली है और दोनों ही प्रणालियों के बहुत अलग नियम है और दोनों ही प्रणालियों के बहुत ही ज़्यादा अलग नियम है, लेकिन दोनों को लोकतंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। लेकिन दोनों को ही बट हम क्या कर सकते हैं, दोनों को ही लोकतंत्र के रूप में वर्गीकृत उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस प्रकार राजनीति की दुनिया को वर्गीकरण के माध्यम से कम जटिल बना दिया जाता है और इस प्रकार से क्या किया जाता है, माध्यम से वर्गीकरण को कम से कम जटिल बना दिया जाता है, उसे टफ बना दिया जाता है। सबसे पहले ज्ञात तुलनावादियों में से एक है अरस्तु, एशिया पूर्वी, जिन्होंने 158 नगरों और राज्यों को 6 वर्गों में वर्गीकृत किया। राजशाही, पॉलिटी, अभिजात वर्ग, निरंकुशवादी और लोकतंत्र। शासन प्रणाली को उन्होंने शासन करने वाले की संख्या और प्रकारों, अच्छे और भ्रष्ट के आधार पर बांटा। अरस्तु के वर्गीकरण को निम्नलिखित तालिका के माध्यम से संप्रेषित किया जा सकता है। शासन करने वाले एक, कुछ और बहुत, और शासन के प्रकार को से अच्छे और भ्रष्ट, राजशाही, अभिजाततंत्र और कुलीन तंत्र, पॉलिटी, लोकतंत्र और भिड़सड़ियन। इस तरह तुलनात्मक सामाजिक क्रांति के सबसे प्रमुख कार्यों में से एक है। इसी प्रकार के तुलनात्मक सामाजिक क्रांति के सबसे प्रमुख कार्यों में से एक है। थर्ड क्या है हमारा, परिकल्पना परीक्षण। जानकारी का वर्णन या वर्गीकृत करने के बाद, जानकारी का वर्णन करने उसके वर्गीकृत करने के बाद अगला तार्किक कदम उन कारकों को समझना है। फर्स्ट क्या है हमारा कि उनको वर्गीकृत करना और उनके बाद उनके तार्किक जो कदम है उनको समझना है, जो बताते हैं क्या वर्णित और वर्गीकृत किया गया है, कि क्या वर्णित किया गया है और क्या वर्गीकृत किया गया है। इस पहलू को परिकल्पना परीक्षण कहा गया है और इस पहलू को क्या कहा गया है, परिकल्पना परीक्षण कहा गया है। इस परीक्षण को क्या कहा गया है, यह कारकों की खोज, क्या वर्णित और वर्गीकृत किया गया है, इस पहलू को परिकल्पना परीक्षण कहा गया है। यह कारकों की खोज को प्रेरित करते हैं और ये क्या करते हैं, कारकों की जो खोज है उनको प्रेरित करते हैं ताकि बेहतर सिद्धांतों का निर्माण किया जा सके, जिससे कि बेहतर सिद्धांतों का निर्माण किया जा सके। यह तुलनात्मक राजनीति की दूसरी परंपरा में के करीब है और यह तुलनात्मक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की दूसरी परंपरा के करीब है, जो विश्लेषण पर केंद्रित है, जो कि विश्लेषण पर केंद्रित है और विभिन्न घटकों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, जो कि विश्लेषण पर केंद्रित है और विभिन्न घटकों के बीच संबंध रिलेशन भी स्थापित करते हैं। तुलनात्मक शोध विभिन्न घटकों के बीच मूल्यात्मक रिश्तों को सामाजिक विज्ञान द्वारा मान्यता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह नजरिए में जो संशोधन किया गया है वह घटकों के संदर्भ में अंतरों द्वारा किया गया है, जिसका निरीक्षण और आकलन किया गया है। क्या किया गया, तुलनात्मक जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के उसकी दूसरी परंपरा के करीब है, ये जो विश्लेषण पर केंद्रित है, जो कि एक विश्लेषण पर केंद्रित है और विभिन्न घटकों के बीच रिलेशन भी स्थापित करती है। और तुलनात्मक शोध विभिन्न घटकों को मूल्यात्मक रिश्तों को सामाजिक विज्ञान द्वारा मान्यता प्रदान करते हैं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और यह नजरिया संशोधन किया गया है और यह नजरिए में संशोधन किया गया है वे घटकों का संदर्भ में अंतरों द्वारा किया गया जिसका निरीक्षण और आकलन किया गया है, संबंधों के परीक्षण में मदद करती है। रेजाफर्ड के अनुसार तुलनात्मक विश्लेषण तुलनात्मक राजनीति में और अधिक जानकारी के संचय के कारण एक बेहतर और अधिक पूर्ण व्याख्यात्मक सिद्धांत सामने लाने में मदद करता है। इसलिए तुलना करने में परिकल्पना, निरीक्षण, जानकारी के संचय को सुधारना, दुनिया को उसके बारे में जानना और उसको संचय को सुधारने में जानकारी प्रदान करती है।
फोर्थ इज पूर्वानुमान। देशों की तुलना और सामान्यकरण के आधार पर समान परिणामों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। उनकी देशों की तुलना और सामान्यकरण के आधार पर समान परिणामों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, लेकिन मूल तुलना में शामिल नहीं किया गया। लेकिन उसको मूल तुलना में उनको पूर्वानुमान लगाया तो जा सकता है, बट उनको क्या किया गया, मूल तुलना में शामिल नहीं किया गया। अन्य देशों के संभावित परिणामों के लिए मजबूत सिद्धांत बनाए जा सकते हैं और अन्य देशों के परिणामों को मजबूत बनाने के लिए मजबूत सिद्धांत बनाए जा सकते हैं, परिणामों के लिए मजबूत सिद्धांत बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा भविष्य में कुछ कारकों और स्थितियों के आधार पर परिणामों के बारे में तुलना की जा सकती है और इस प्रकार किया जा सकते हैं। इसके अलावा भविष्य में यानी फ्यूचर में कुछ कारकों और स्थितियों के आधार पर परिणामों के बारे में तुलना की जा सकती है। इन 4 कारणों के अलावा तुलना हमें कम ज्ञात राजनीतिक प्रणाली को समझने के लिए परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है और इन 4 कारणों के अलावा जो तुलना है वो हमें राजनीतिक प्रणाली को समझने के लिए और उनके परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है। ये विभिन्न सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में परिणामों के अंतर को समझने में मदद करती है और ये विभिन्न सामाजिक राजनीतिक के परिप्रेक्ष्य को और उनके परिणामों के अंतर को समझने में भी हेल्प करती है। परिणामों की विभिन्नताओं को समझने में मदद करती है, जो परिणामों में विभिन्नता है उनको भी समझने में हेल्प करती है। ये परिणामों की विभिन्नताओं को समझने में भी मदद करती है। ये जो परिणामों की विभिन्नताएं हैं उनको भी समझने में हेल्प करती है। ये विभिन्न सामाजिक आर्थिक संदर्भों में विभिन्न परिणाम प्रदान करती है और यह सामाजिक आर्थिक संदर्भों में विभिन्न परिणाम प्रदान करती है और तुलना हमें वह संदर्भ प्रदान करती है कि किस तरह किसी देश की शासन प्रणाली का विकास हुआ है। हेरेप और मैक्रिक तुलनात्मक राजनीति के 2 मुख्य उद्देश्य की पहचान करते हैं। हेरेप और मैक्रिक तुलनात्मक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के 2 मुख्य उद्देश्यों की पहचान करते हैं। फर्स्ट इज ये राजनीतिक दुनिया के बारे में समझ विस्तारित करती हैं। ये राजनीतिक दुनिया के बारे में समझ विस्तारित करती हैं और सेकंड इज ये राजनीतिक परिणामों की भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं। फर्स्ट क्या है, राजनीतिक दुनिया के बारे में समझ विस्तारित करते हैं और सेकंड इज राजनीतिक परिणामों की भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं। न्यूटन और टैक के अनुसार कोई व्यक्ति दूसरे देशों की जानकारी बिना अपने देश को नहीं समझा सकता। कोई व्यक्ति दूसरे देशों की जानकारी बिना अपने देश को नहीं समझा सकता। अपने देश को नहीं समझा सकता। कोई अन्य देशों की पृष्ठभूमि, संस्थाओं और इतिहास के जाने बिना अन्य देशों को नहीं समझ सकता और कोई अन्य देशों की पृष्ठभूमि और उनके संस्थाओं और इतिहास को जाने बिना उन देशों को नहीं समझ सकता। थर्ड इज क्योंकि तुलनात्मक पद्धति के बिना सरकार और राजनीति के सामान्यकरण तक नहीं पहुंचा जा सकता और कंपैरेटिव पद्धति तुलनात्मक पद्धति के बिना सरकार और राजनीति के सामान्यकरण तक नहीं पहुंचा जा सकता। इस प्रकार यह तर्क दिया जा सकता है कि वर्णना करना, विश्लेषण करना, पूर्वानुमान लगाना तुलनात्मक राजनीति के 4 गुण हैं। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, जो तर्क दिया जा सकता है इन पर कि उनके वर्णना करना, विश्लेषण करना या पूर्वानुमान लगाना कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के 4 मेरिट्स हैं, जो तुलनात्मक राजनीति के विश्लेषण का महत्वपूर्ण पहलू बताए गए हैं, जो कि क्या गए हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के विश्लेषण का महत्वपूर्ण पहलू बताए गए हैं। पॉइंट इज तुलनात्मक पद्धति। कोपाइस्टीन और लिशनेश तर्क देते हैं कि हित, पहचान और संस्था तुलना करने की 3 अलग अलग तरीके हैं और इन घटकों का प्रभाव होता है कि कैसे राजनीतिक व्यवस्था कार्य करती है। कोपाइस्टीन और लिशनेश तर्क देते हैं कि हित, पहचान और संस्था तुलना करने के 3 अलग अलग डिफरेंट तरीके हैं और इन घटकों का प्रभाव होता है और कैसे राजनीतिक व्यवस्था कार्य करती है, तो ये बताते हैं। फर्स्ट क्या है, हितों पर ध्यान। फर्स्ट इज हितों पर ध्यान। कुछ तुलनावादी विचारकों ने हितों को तुलना के रूप में इस्तेमाल किया है। कुछ तुलनावादी विचारकों ने हितों को तुलना के रूप में इस्तेमाल किया है। उनके लिए भौतिक हित सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और उनके लिए भौतिक हित सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लोग तार्किक आधार पर अपने हितों की गणना करते हैं और लोग जो है वो तार्किक आधार पर अपने हितों की गणना करते हैं और अपने हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक रूप से संगठित होते हैं। वे उस शासन व्यवस्था का समर्थन करते हैं जिसे उन्हें
अधिकतम फायदा मिले और वे उस शासन व्यवस्था का समर्थन करते हैं जिससे कि उन्हें अधिक फायदा मिले। उदाहरण के लिए किसी शासन प्रणाली को समर्थन या विरोध तार्किक आधार पर होता है और किसी शासन प्रणाली में उसका समर्थन या उसका विरोध तार्किक आधार पर होता है। इसलिए यह संभावित है कि किसी प्रणाली का कोई अन्य विशेष प्रकार की प्रणाली की जगह समर्थन किया जाए तथा दूसरी व्यवस्था का विरोध किया जाए। हालांकि अत्यधिक हितों पर ध्यान देना ही सही नहीं होगा। क्या कहते हैं? हितों पर ध्यान। फर्स्ट पॉइंट क्या हमारा? हितों पर ध्यान। हितों को तुलना के रूप में इस्तेमाल किया गया है और भौतिक हित सबसे महत्वपूर्ण है। तार्किक आधार पर अपने हितों की गणना करते हैं और अपने हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक रूप से संगठित होते हैं। वे शासन व्यवस्था का समर्थन करते हैं और जिनसे उन्हें अत्यधिक फायदा मिलता है। वे शासन व्यवस्था का समर्थन करते हैं जिससे कि उन्हें अत्यधिक फायदा, उन्हें प्रॉफिट होता है। उदाहरण के लिए शासन प्रणाली को समर्थन या विरोध तार्किक आधार पर होते हैं। उदाहरण के लिए हम क्या कह सकते हैं? शासन प्रणाली को समर्थन या विरोध तार्किक आधार पर होता है और इससे संबंधित है कि प्रणाली का कोई अन्य विषय प्रकार की प्रणाली की जगह समर्थन किया जाए और तथा दूसरी व्यवस्था का विरोध किया जाए। एक का तो समर्थन किया जाए बट दूसरी व्यवस्था का विरोध किया जाए। हालांकि अत्यधिक हितों पर ध्यान देना ही सही नहीं होगा, लेकिन क्या कहते हैं, बट फिर भी अत्यधिक हितों पर ही ध्यान देना सही नहीं होगा। सेकंड पॉइंट इज असीमता। कुछ तुलनावादी विचारकों के लिए पहचान का महत्वपूर्ण कारक है। कुछ तुलनावादी विचारकों के लिए पहचान का एक महत्वपूर्ण कारक है। यह तर्क देते हैं कि किसी का अपने आप में कोई वस्तुनिष्ठ हित नहीं होते, बल्कि किसी का भी हित उसकी पहचान से निर्धारित होता है। किसी का भी अपना वस्तुनिष्ठ हित नहीं होता, बल्कि उसकी जो हित है उसकी पहचान से निर्धारित होते हैं। इस संदर्भ में दो तरह की सामान्यता पहचानने देखी जा सकती हैं। सामान्यता पहचानने में देखी जा सकती हैं, जैसे धर्म और जनजातीयत। लोगों का समूह अपने हितों को अपनी पहचान के रूप में परिभाषित करते हैं। लोगों का जो समूह है वो अपने हित को अपनी पहचान के रूप में परिभाषित करते हैं। एक सरल उदाहरण तक धार्मिक समूह का धर्म तंत्र शासन को समर्थन से संबंधित है। अन्य उदाहरण धर्म या जाति के आधार पर पार्टियों को समर्थन से संबंधित है, जबकि कुछ अन्य पहचान जन्म के आधारित होती हैं और कुछ अधिक पहचान के होती है जन्म के आधारित होती हैं। नई तरह की कुछ पहचानों ने आधुनिक समाज में जन्म लिया है और अलग तरह की पहचान को समाज में जन्म लिया है। लिंग तथा पर्यावरण यह पहचान मुद्दों को संगठित करने से जुड़ी हैं। यह पहचान किससे जुड़ी है? मुद्दों को संगठित करने से जुड़ी हैं। नई तरह की पहचानों की ओर ले जाती हैं और ये नई तरह की पहचानों की ओर ले जाती हैं। 2002 के यूएसए के चुनाव में ऐसा दिखाई दिया कि किस तरह पुरानी पहचान और नई पहचान ने लोगों की पसंद को आकार प्रदान किया। और वहाँ पर 2002 में यूएसए के चुनावों में दिखाई दिया कि किस तरह पुरानी पहचान और नई पहचान के लोगों की पसंद को आकार दिया गया। थर्ड, संस्थानों पर ध्यान। कुछ अन्य तुलनावादी विचारकों के अनुसार ना ही भौतिक हित और ना ही पहचान राजनीतिक की कार्यप्रणाली को समझने के निर्धारक तत्व हैं। इसके अनुसार कानून और प्रक्रियाएं जो संस्थाओं में रहित हैं वे निर्धारक तत्व होते हैं। इनके अनुसार जो कानून और प्रक्रियाओं जो संस्थाओं में रहित हैं वे निर्धारक तत्व होते हैं और जो दर्शाते हैं कि कोई राजनीतिक प्रणाली किस प्रकार कार्य कर रही है और जो कि दर्शाते हैं कि किस प्रकार राजनीतिक प्रणाली कार्य कर रही है। संस्थाएं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में देशों के संचालन को आकार देती हैं। जो संस्थाएं हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से देशों के संचालन में आकार प्रदान करती हैं। विशेषकर लोकतंत्र में जहां जटिल और विभिन्न प्रकार की संस्थाएं और लोकतंत्र में हम देख सकते हैं कई टफ और विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं जिससे कि निर्धारण होता है और सभी एक तरह की लोकतंत्र और विभिन्न प्रकार की संस्थाएं लोकतंत्र प्रणालियां भिन्न भिन्न रूप में विकसित होती हैं और सभी एक तरह की लोकतंत्र प्रणालियां भिन्न भिन्न रूपों में विकसित होती हैं, भिन्न भिन्न रूपों में डेवलप्ड होती हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका अनुपातिक समानुपात व्यवस्था पर आधारित है और जर्मनी की व्यवस्था किस पर आधारित है? चुनावी व्यवस्था अनुपातिक समानुपात व्यवस्था पर आधारित है। दोनों लोकतंत्र
होते हुए भी विभिन्न राजनीतिक जीवन और राजनीतिक संस्कृति अलग अलग है। और दोनों में लोकतंत्र होते हुए भी क्या है, राजनीतिक संस्कृति डिफरेंट है। और इसका मुख्य कारण डिफरेंट संस्थागत बनावट है। और इसका मुख्य कारण क्या है, डिफरेंट संस्थागत बनावट है। और संस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाले विचारकों ने यह विस्तारित से समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार विभिन्न संस्थाओं से परिणाम भिन्न निकलते हैं। और उन्होंने का समझने विस्तार से समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार भिन्न संस्थाओं के परिणाम से भिन्न परिणाम भी भिन्न निकलते हैं। फंक्शनल एस्पेक्ट यहाँ एक प्रासंगिक आयाम है। और फंक्शनल एस्पेक्ट यहाँ एक प्रासंगिक आयाम है। किस तरह एक समान संस्थाएं अलग अलग कार्य करती हैं, कि किस तरह की समान संस्थाएं अलग अलग कार्य करती हैं और अलग अलग संस्था एक समान कार्य करती है। समान संस्थाएं तो डिफरेंट कार्य करती हैं, वो जो डिफरेंट संस्थाएं वो समान कार्य करती हैं। तुलना करने के लिए एक अलग तरीका, और ये तुलना करने के लिए क्या एक डिफरेंट वे है, जो राजनीतिक दार्शनिक J.S. मिल द्वारा प्रदान किया गया। और ये राजनीतिक दार्शनिक J.S. मिल के द्वारा प्रदान किया कि किस प्रकार तुलना की जाए। इन्होंने तुलना करने की 5 रणनीतियाँ प्रदान की, और किस प्रकार से तुलना की जाए, किस प्रकार से कंपेयर किया जाए, उन्होंने 5 तुलनाएं उसको सहामित की पद्धति 2 या 2 से अधिक घटनाओं की तुलना की जाए जो उनमें समान है, उस समानता को कारण के रूप में पहचाना जाता है। 2 या 2 से अधिक घटनाओं की तुलना की जाए, उनको 2 से 2 या मोर घटनाओं को कंपेयर किया जाए, फिर उनमें समान है, जो कि उनमें समान है, और उन समानताओं के कारण के रूप में उनकी पहचान हो जाए, फिर उनकी पहचान की जाए। सेकेंड इस पद्धति का अंतर उसमें डिफरेंट क्या है, 2 या 2 से अधिक घटनाओं के प्रभावों की तुलना की जाए। 2 या 2 से अधिक घटनाओं के उनके जो प्रभाव है, उनके जो इफेक्ट है, उनकी तुलना की जाए, और उनमें एक समानता नहीं है, और उनमें अनेकों विभिन्नताएं होते हुए भी एक समानता पाई जाए तथा उसे कारण मान लिया जाए। और उनमें समानता नहीं है, बट उनमें विभिन्न विभिन्नताएं होते हुए भी वो समान पाई जाए, उसमें एक समानता पाई जाए, उसको ही कारण मान लिया जाए कंपेयर करने का। थर्ड इज समझौते और अंतर की संयुक्त पद्धति। समझौते और अंतर की विधि का एक संयुक्त विधियां जिसमें 2 या 2 से अधिक घटनाओं के बीच एक समानता की तलाश करती हैं और सामान्य घटना की अनुपस्थिति की तलाश करती हैं। क्या करती हैं, एक समानता की तो तलाश करती हैं, और उसमें जो सामान्य घटना है उनकी अनुपस्थिति की तलाश करती हैं। फोर्थ इज अवशेषों की पद्धति। एक जटिल समूह के सभी ज्ञात कारणों को हटा दिया जाए। एक जटिल समूह के सभी ज्ञात कारणों को हटा दिया जाता है और बचे हुए अवशेषों को कारण कहा जाता है। एक तो जटिल जो टफ है समूह है, उनके सभी कारणों को हटा दिया जाता है, और जो बचे हुए हैं उन्हीं अवशेषों को कारण कहा जाता है। फिफ्थ इज सहावर्ती भिन्नताओं की विधि। सहावर्ती भिन्नताओं की विधि अलग अलग घटनाओं के बीच संबंध, यानी वस्तुओं, घटनाओं या डेटा के समूह के बीच भिन्नता और समानरूपता को देखा जाता है। अलग अलग घटनाओं के बीच संबंध, उनमें यानी उन वस्तुओं की, घटनाओं या डेटा के समूह के बीच भिन्नता और समरूपता को देखा जाता है। इनमें से समझौते और अंतर की संयुक्त विधि तुलनात्मक राजनीति के लिए प्रासंगिक है, क्योंकि यह समझौते और अंतर के तरीकों को जोड़ती है। क्योंकि ये क्या करती है, तुलनात्मक राजनीति यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के प्रासंगिक, और क्योंकि समझौते और जो अंतर है, में जो समझौते और डिफरेंस है, उनके तरीकों को जोड़ती है। यह एक घटना के 2 या 2 से अधिक उदाहरणों के बीच एक ही समानता की तलाश करना चाहते हैं, और ये एक घटना के 2 या 2 से अधिक जो उदाहरण है उनके बीच समानता की तलाश करना चाहते हैं कि उनमें क्या चीज़ इक्वल है, उनकी सर्च करता है, उनकी तलाश करता है। एक संभावित कारण की अनुपस्थिति की तलाश भी करता है, और एक संभावित कारण की अनुपस्थिति की भी तलाश करता है। फिन्स J.S. मिल विधि के अंतर को भी सबसे समान सिस्टम डिज़ाइन के रूप में माना जाता है। निर्भर घटकों के मामलों में एक रूपता के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और
निर्भर घटकों के मामलों के एकरूपता के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसे स्वतंत्र घटकों तथा असमान मामलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसको क्या किया जाता है? स्वतंत्र घटकों तथा असमान मामलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि किसी भी व्यक्ति को कंपेयर करने से पहले उसके सावधान रहना चाहिए। उसे सावधान रहना चाहिए कि क्यों तुलना की जाए और कैसे की जाए। और उसको सावधान रहना चाहिए कि क्यों की जाए कंपेयर, हम कंपेयर क्यों किया जाए और कैसे, वाई एंड हाउ। तुलना करने के भी अनेक महत्व हैं। जब घटनाएं और संस्थाएं एक समान समय की हो बजाय कि अलग अलग समय की, जब घटनाएं या संस्थाएं एक समान समय की हो बजाय डिफरेंट टाइम की। इस तरह तुलना की पद्धति का इस्तेमाल ऐसे समाज या छोटे समूह की तुलना करने के लिए किया जा सकता है जो समान रूप से समान समस्याओं से संबंधित है। उन मामलों में संतोषजनक निष्कर्ष निकालने की संभावना रहती है और उन मामलों में संतोषजनक निष्कर्ष निकालने की भी संभावना रहती है, बजाय कि उन समाजों को जो अलग अलग परिस्थितियों से संबंधित है उन मामलों में संतोषजनक निष्कर्ष निकालने की संभावना रहती है, बजाय कि उन समाजों को जो अलग अलग परिस्थितियों से संबंधित है। इस प्रकार तुलनात्मक अनुसंधान भाषा या तो समानताओं या विभिन्नताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस प्रकार तुलनात्मक अनुसंधान भाषा या तो समानताओं या विभिन्नताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह कहना सही नहीं होगा कि तुलनात्मक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स केवल एक ही पद्धति पर ध्यान केंद्रित है। और यह कहना नहीं, इट्स नॉट राइट कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो केवल एक ही पद्धति पर ध्यान केंद्रित करती है। डिफरेंट पद्धति उपयोग के आधार पर इन पद्धतियों को उपयोग में लाया जाता है। डिफरेंट पद्धतियों का उपयोग करके इनके आधार पर ही इन पद्धतियों को उपयोग में लाया जाता है। और विभिन्न संदर्भों और मामलों में एक अन्य कारण तुलना के विभिन्न आयामों के हो सकते हैं। और भिन्न संदर्भों और मामलों में एक अन्य कारण तुलना के विभिन्न आयामों के हो सकते हैं। इसलिए एक ही प्रकार की पद्धति काफ़ी नहीं होगी। इसीलिए एक प्रकार की जो पद्धति है वो काफ़ी नहीं होगी। तुलना करने के लिए स्थानिक और अलग अलग समाजों की क्षैतिज, जिसका अर्थ है कि संस्थाओं और प्रणालियों की तुलना हर समाज में की जा सकती है। उदाहरण के लिए गठबंधन की तुलना यह पार संगठन तुलना हो सकती है, जिसका अर्थ क्या होता है कि अध्ययन की वस्तु क्षेत्रीय रूप से भिन्न नहीं लेकिन किसी दिए गए राजनीतिक प्रणाली के भीतर हो सकती है। उदाहरण के लिए सैन्य और शिक्षा पर खर्च से संबंधित सरकारी नीतियों की तुलना। निष्कर्ष कंक्लूजन, तुलनात्मक राजनीति एक वृत्त उप क्षेत्र के रूप में परंपराओं, पद्धतियों और आयामों को शामिल करता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वह एक वृत्त उप क्षेत्र के रूप में परंपराओं, पद्धतियों और उपगमों को शामिल करता है। इसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का वर्णन, विश्लेषण, पूर्वानुमान और सामान्यीकरण किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का वर्णन किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है, उसका पूर्वानुमान और उसका सामान्यीकरण भी किया जाता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पर यूरो केंद्रित का आरोप लगाया जाता है और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पर यूरो केंद्रित का भी आरोप लगाया जाता है, जिस पर सजातीय केंद्र औपचारिक संकरणित का आरोप लगाया जाता है। और महत्वपूर्ण हो गया है कि इस यूरो केंद्रित अवधारणा को तोड़ने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि विश्लेषण की सांस्कृतिक और भौगोलिक संदर्भ में देखा जाए। संकरणीय की अवधारणा विषयगत अध्ययन की तरफ लेकर जाती है। यह एक सार्वभौमिक विषय अध्ययन की आलोचना के रूप में सामने आती है और एक सार्वभौमिक विषय अध्ययन के आलोचना के रूप में सामने आती है। आई होप फ्रेंड्स यू विल एंजॉय द वीडियो। I hope friends you will enjoy the video. If you enjoy the video, so don't forget to like, share and subscribe my channel and hit the bell icon to stay update. और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें, जिससे इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ये भी आप मुझे कमेंट में बॉक्स में बताना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।